Good morning, students. Our today's topic is electric flux. So what do I mean by electric flux? The total number of electric lines of force, or you can say that electric field lines crossing a given area is called electric flux. जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दैट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करती हैं कोई भी एक गिवन एरिया, तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सपोज ये आपके पास एक प्लेन है और उसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होके जा रही हैं, और ये लास्ट वाली पास नहीं हो रही है, सिर्फ ये पहले वाली 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं. तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होकर जाती हैं उसमें हम उसको क्या कहते हैं? उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स. और इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर नंबर की बात कर रहा है, दैट मीन्स इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. और जब हम इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं तो ये आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय phi e, और ये इक्वल होता है E वेक्टर डॉट A वेक्टर, वेयर E रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड A रिप्रेजेंट्स एरिया. अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की बात कर रहे हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज ये आपका प्लेन है, ये आपका एक प्लेन है और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होके जा रही हैं. जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से पास होकर जाएंगी उन्हें हम इसका क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल इस सरफेस का, इस प्लेन का. और इसके बाद इसमें एक एरिया वेक्टर, आपको पता है ये आपका अगर प्लेन है तो इसका एरिया वेक्टर हमेशा इसके परपेंडिकुलर रहेगा. अगर आपका एरिया, आपने प्लेन इस तरीके से होल्ड किया हुआ है तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर ऐसा होगा. इस डायरेक्शन में ऐसे भी ले सकते हैं या ऐसे भी ले सकते हैं. अगर आपने प्लेन को रोटेट कर रखा है किसी एंगल पर तो भी एरिया वेक्टर 90 डिग्री ही रहेगा. वो खुद आपको ऐसा मुड़ा हुआ जरूर लगेगा लेकिन वो क्या होगा? इस प्लेन के बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पर. तो यही यहाँ पर बात कर रहा है कि ई वेक्टर, सपोज इसे हम ई वेक्टर समझते हैं, ये ई वेक्टर की डायरेक्शन है और ये एरिया की. तो ए वेक्टर और ए वेक्टर दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा? फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है एंड एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है. तो जब आप दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करके आंसर स्केलर लाना चाहते हो तो आपको बीच में क्या लगाना होता है? डॉट प्रोडक्ट. तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर. एक तो ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा. दूसरी बात ये, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट क्यों आया, ये स्केलर क्वांटिटी क्यों आई, इसके पीछे एक और रीजन भी है. जैसे आपने यहाँ पर एक प्लेन लिया हुआ था, ये सिंगल लाइन का मतलब है आपने प्लेन ऐसे लिया हुआ है. जब आप इसे फ्रंट साइड से देखोगे तो ये आपको एक लाइन दिखेगी. ये आपकी एक लाइन है, प्लेन इस तरीके से था अभी, अब आपने प्लेन को रोटेट करके एक एंगल पर ले आए. सेम यही पोजीशन आपको लग रही होगी. पहले प्लेन ऐसे था बिल्कुल इसी स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग, अब आप इसे एक एंगल पर ले आए थीटा पर. अब आपको ये लाइन एक एंगल पर थीटा पर थोड़ी छोटी और मुड़ी हुई लगी, यही है सेम. तो ये आपका एक एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी. अब आपका प्लेन इस डायरेक्शन में है, अब ये एरिया वेक्टर यहाँ आ गया. क्या आप इसमें से उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है जितनी पहले थी? जब ये ऐसे था तब इसमें ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही थी, और जब हमने इसे ऐसा एंगल पर लाए तो ऊपर से एक दो लाइंस इसमें से पास नहीं हो पाई. तो ये दो लाइंस इसमें से पास नहीं हो पाई, जरूरी नहीं है दो हो, तीन हो, कितनी भी हो सकती है, बस हम यहाँ पर दो अज्यूम कर रहे हैं अभी. तो ये लाइंस इसमें पास नहीं हो पाई, दैट मीन्स इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया? डिक्रीज हो गया. तो यानी एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, और इसकी डायरेक्शन चेंज करते ही, इसको एक एंगल पर लाते ही फ्लक्स डिक्रीज हो गया. तो एरिया वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर डिपेंड करता है? इसके लिए हमने क्या किया? एक परपेंडिकुलर लिया, और परपेंडिकुलर लेने के बाद अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा. कौन से एंगल होते हैं ये? अल्टरनेटिंग एंगल. तो ये वाला एंगल थीटा. और आपको पता है वेक्टर का जिस भी डायरेक्शन में एंगल बना होता है
वो कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, कोस थीटा, और उससे परपेंडिकुलर वाला दूसरा कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, साइन थीटा। तो अब आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस में से पास होने की कोशिश कर रही है, कौन सा वेक्टर कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है फॉर पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ए साइन थीटा और ए कोस थीटा, ए कोस थीटा। तो इसमें से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उसी को ही हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी यहाँ कोस थीटा आना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए, ए कोस थीटा, और कोस थीटा जब हटाते हैं तो क्या आ जाता है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ये चीज कंफ्यूज मत होना इस चीज में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी और ये किसके इक्वल होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और डॉट प्रोडक्ट ही क्यों आया, स्केलर क्वांटिटी ही क्यों आई, क्योंकि एरिया वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है फॉर पासिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दैट इज ए कोस थीटा, और कोस थीटा सिर्फ डॉट प्रोडक्ट में ही आता है, दैट मीन्स इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। आगे रीड करते हैं, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड एन यूनिट वेक्टर। अब ये क्या आ गया, एन यूनिट वेक्टर क्या है, एन यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू एरिया। हम बार बार एरिया को वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तो ये हमारा अगर प्लेन है तो ये एरिया वेक्टर होगा बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर, बट हम उसे एस वेक्टर या ए वेक्टर से डिनोट नहीं करेंगे, हम उसको एक यूनिट वेक्टर से डिनोट करेंगे, दैट यूनिट वेक्टर इज एन यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू यूनिटी है, मींस 1, आप उसको किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, बस आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी और हमें यहाँ पर डायरेक्शन ही चाहिए बस, ठीक है। वेयर एस वेक्टर इज एरियल वेक्टर, यानी ए एस और ए दोनों एक ही बात है, और आपको पता है किसी भी वेक्टर को हम किसके इक्वल राइट कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर इनटू वेक्टर। जैसे आपको पता है किसी भी यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, यूनिट वेक्टर इनटू वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ यही तो राइट किया हुआ है, वेक्टर किसके इक्वल है, यूनिट वेक्टर इनटू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड करते हैं तो स्केलर क्वांटिटी आ जाती है, तो हम इसे ऐसे राइट करें या ऐसे राइट करें, बात एक ही है, ठीक है। तो एस और ए, कई जगह पे कई बुक्स में इसे एस से डिनोट किया हुआ है, कई बुक्स में ए से, तो मैंने दोनों वे में राइट कर दिया ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए गिवन area and it is a scalar quantity because the vector component a cos theta is responsible for passing of electric field lines। अब इसकी यूनिट क्या होंगी, बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इंटू ए है, E की यूनिट है न्यूटन पर कूलम और एरिया की हो गई मीटर स्क्वायर। डायमेंशंस फाइंड आउट करने के लिए आप E और A को, अगर आपको E की याद है तो आप उसकी डायमेंशन पुट करो, अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, और ये बेसिक क्वांटिटीज हैं, इनकी डायमेंशंस पुट करके हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी। फोर्स की डायमेंशन होती है mlt-2, एरिया की l स्क्वायर, चार्ज की at, सॉल्व करेंगे तो m1 l3 t-3 एंड a-1। अब इसमें भी स्पेशल केसेस हैं। फर्स्ट केस इज इफ E वेक्टर इज अलोंग द सरफेस, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ध्यान से समझो, ये आपका एक प्लेन है और E वेक्टर इसकी सरफेस के अलोंग है, ये हमने E वेक्टर अज्यूम किया था, तो ये सरफेस है और इसी के अलोंग E वेक्टर है, बट एरिया वेक्टर क्या होता है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो ये देखिए, ये एरिया वेक्टर हो गया इसके परपेंडिकुलर और ये E वेक्टर। तो आप बेसिकली ये देखो कि E और A एक दूसरे के क्या है, E और A एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, दैट मींस 90। तो यहाँ भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं अलोंग द सरफेस मतलब एंगल आ जाएगा, अलोंग द सरफेस मतलब 0 डिग्री, 0 नहीं आएगा, E और A के बीच एंगल आएगा 90 डिग्री, और आप यहाँ 90 पुट करोगे, cos 90 की वैल्यू 0, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि आप खुद देखो, ये आपका प्लेन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, कोई पास हुई इसमें से, इस प्लेन में से कोई नहीं हुई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल आएगा, 0। सेकंड केस इज इफ E वेक्टर इज नॉर्मल टू द सरफेस, वो कह रहे हैं E वेक्टर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस के नॉर्मल है, नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर।
एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर होता है, दोनों ही परपेंडिकुलर, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या हुए, ई और ए, इन दोनों में कितने का एंगल हो गया, 0। दैट मीन्स थीटा इज 0 और आप 0 पुट करोगे cos 0 तो फाई ई किसके इक्वल हो जाएगा, ई ए। सो दैट इज इट फॉर टुडे।